यहाँ उस चीज की तहकीक होगी जिसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा। हम सब एक फेडरल कैपिटल में रहते हैं या तो मजाक चल रहे हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया इज द न्यू, दिस वर्चुअल वर्ल्ड इज एवरीबॉडीज वर्ल्ड। ओरल हेल्थ का सिर्फ कनेक्शन डायबिटीज और हार्ट के साथ नहीं है, इसका मेंटल हेल्थ के साथ भी है। इतनी मेरी पर्सनल कैपेसिटी है, मैं फेडरेशन के साथ काम कर सकता हूँ। टॉरस के लिए ट्रैवलिंग नजर आ रही है, जेमिनी वालों के लिए आज कामयाबी का दिन है। कोई भरोसा नहीं है बहन, प्रॉम्प्टर पे कुछ और आ जाएगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। स्टोरी सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह खैर। और इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और आज बहुत काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट भी सामने आई है, तरह उनका भी जिक्र करेंगे अपने शो में। बिल्कुल करेंगे, लेकिन यकीनन फुटबॉल 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 सबके ऊपर एक फीफा का जुनून छाया हुआ है। बड़े क्रेजी मैचेस हुए, उनको डिस्कस करेंगे। रात देर तक लोग जागे हैं मैचेस देखने के लिए, लेकिन आप कोट ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज़ करें। आज मैं कोट ऑफ द डे लेके आई हूँ आपके लिए, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आगाज़ करूँगी एक कहानी से। और वो कहानी यकीनन बहुत एक मशहूर किस्सा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बहुत अच्छा है। बताती चलूँ कि दूसरी जंग अजीम में जब जर्मन अफवाज बरतानिया की सरहदों पर खड़ी थीं, इत्तेहादी अफवाज को अपनी शिकस्त उस वक्त यकीनी दिखाई दे रही थी। मुल्क में तबाही मची हुई थी, मईशत का बुरा हाल था। ऐसे में बरतानवी वजीर आज़म जो उस वक्त के थे विंस्टन चर्चिल ने अपने साथियों से सवाल किया, कहा कि देखो, क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं, क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है? तो उन्हें बताया गया कि अदालतें मामूल के मुताबिक फैसले कर रही हैं और लोगों को इंसाफ मुहैया कर रही हैं। चर्चिल ने उस वक्त शुक्र अदा किया और कहा कि अब कोई मसला नहीं होगा। इस वाक़े का तस्करा करने का मकसद यहाँ पे ये है तलहा कि जिन माशरों में निज़ाम इंसाफ मजबूत होता है वो माशरे हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ऐसे ही इंसाफ का इम्तिहान आज होने जा रहा है, क्योंकि आज अरशद शरीफ केस की समाअत होने जा रही है और पूरी कौम की देरीना मुतालबे के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अस खुद नोटिस ले लिया है और अब सब इंसाफ के मुंतज़िर हैं। यकीनन जिस मुआशरे में अदल व इंसाफ का निज़ाम ना हो, शायद मेरी नज़र में ये एक बड़ी वजह है कि तहरीक इंसाफ इस मुल्क में इतनी बड़ी जमात बनी है कि उनकी जमात के नाम में इंसाफ था और हर पाकिस्तानी को इंसाफ चाहिए था। और इंसाफ बड़ा मुश्किल हो गया था उसका हुसूल, और जिसके पास पैसा है सिर्फ वही अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। गरीब को तो सोच भी नहीं सकता वो कि वो दरवाज़ा खटखटाया अदालत का, वो तो थाने में बेचारा पूरा हो जाता है। लेकिन बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में, नज़र डालते हैं अब टॉप स्टोरीज पर। स्टोरी ऑफ द डे तो आपने जान ली, कौम का देरीना मुतालबा कबूल, सुप्रीम कोर्ट ने बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल का खुद नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद में मुकदमा भी दर्ज, 3 मुल्जिमान नामजद। हुकूमत कीनिया में तहकीकात पर रिपोर्ट आज पेश करेगी। सोशल मीडिया पर कमेटी गेट के बाज गश्त, 42 करोड़ रुपए के घपले ने लोगों को चौंका कर रख दिया। मामूली बीसियों के जरिए इतना बड़ा घपला कैसे किया गया, रात से आज पर्दा उठेगा। एक फारान अकेला ही मर्दे मैदान, कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले वाहिद पाकिस्तानी सब पर भारी पड़ गए। 4 मेडल्स जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हीरो पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। और दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक का सफ़र, हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 6 साल हो गए, वो दिलों में आज भी जिंदा है। जी तरह नजर डालते हैं कुछ टॉप ट्रेंड्स पर। फीफा का वर्ल्ड कप का जिक्र हो रहा था, स्टार्टिंग में आपने जिक्र किया, फीफा का जो क्रेज है वो सर चढ़ के बोल रहा है और मोरक्कन टीम इस वक्त जो है वो हैशटैग टॉप ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप में। कल स्पेन को शिकस्त के बाद मोरक्को को क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, उसने क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल के लिए। और ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है ये, और काफ़ी सारे सारिफिन इस पर ट्वीट भी कर चुके हैं। फर्स्ट अफ्रीकन नेशन जो पहुंचा क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट अरब नेशन जो पहुंचा क्वार्टर फाइनल में। मोरक्को अगेन एक अंडरडॉग था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्पेन जैसी टीम को मोरक्को हरा देगा। और फिर पेनल्टी फैसला हुआ पेनल्टी शूटआउट पे, और उसमें हमने यही देखा कि जो गोलकीपर थे मोरक्को के, उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया, जिस तरीके से गोल्स रोके और जो प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से मोरक्को आज क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। तो एक ऐसे नेशन के लिए जो हम कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, उनका क्वार्टर फाइनल में पहुंचना बहुत अच्छी खुशाइंद खबर है। स्पेशली कतर में हो रहा है, तो जितने भी अरब नेशंस हैं वो मोरक्को को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूज़। साथ साथ जो दूसरा मैच था वो भी बड़ा लाजवाब था। पोर्चुगल ने जिस तरीके से स्विट्जरलैंड को पछाड़ा है, 6
गोल। यकीनन रोनाल्डो ने अपना काम पूरा कर दिया। वैसे तला इस बार फीफा वर्ल्ड कप में हमें काफ़ी अपसेट्स देखने को मिल रहे हैं और मिले भी हैं और आगे देखते हैं, आगे शायद और भी मिले हमें। लेकिन बताते चले क्वार्टर फाइनल जिन टीमों ने सिलेक्शन हो गए, जिन फाइनल्स में चली गई हैं, उसमें नीदरलैंड शामिल है, अर्जेंटाइन है, क्रोएशिया है, ब्राज़ील है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, मोरक्को है। किसका किससे मैच हो रहा है ये तो बताएं। पहला मैच है क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील, फिर नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना, फिर मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल और फिर इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। जो इंग्लैंड फ्रांस का क्वार्टर फाइनल है ना, ये बड़ा धमाकेदार होगा। ये जरूर आप देखेंगे तला डेफिनेटली। अच्छा, और भी टॉप ट्रेंड कर रहा है भाई, आगे चलते हैं टॉप ट्रेंड की बात करते हुए। निडर सहाफ़ी जमील फारूकी भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ बोल न्यूज़ के एंकर जमील फारूकी की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद सारिफीन की जानिब से ट्वीट्स का सिलसिला जारी है और टॉप ट्रेंड में बन गए हैं डेफिनेटली। और 70,000 से ज़ायद सारिफीन अब तक इस पर ट्वीट कर चुके हैं। माशाल्लाह। आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। जुनैद जमशेद आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और लोगों आज भी वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि लोग उनको ख़ालिद तहसीन पेश करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। आज उनकी 6ठी बरसी है और कौम की जानिब से उन्हें ख़ालिद तहसीन है कि वो आज भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। आगे बढ़ें तला, कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग की बात करें। हाँ, ट्विटर तो हमने कवर कर लिया है। काश कि हमारे प्रोड्यूसर साहब इंस्टा फेसबुक से भी कुछ लेकर आते, तो बहुत सारा कुछ वहाँ चल रहा है, लेकिन आता सिर्फ ट्विटर से। ये फॉर सम ऑड रीजन ज़्यादा आजकल मिलता वही पे, ढूंढना आसान है। चलें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस का। खुद नोटिस केस की समाअत आज फिर हो रही है और कल चीफ जस्टिस अमर अता बुंदियाल के रिमार्क्स थे कि मामले को संजीदगी से लिया जाए। वो आगे संजीदगी से मामले को ले रहे हैं और सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसी पर मजीद बात होगी। हमारे साथ इस इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, सुबह खैर। सर ये बताइए, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हर इंसानी जान की जिंदगी को हमें सीरियसली लेना होगा, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ खान साहब कि अरशद शरीफ जैसा हाई प्रोफाइल केस इस तरह फाइलों की नजर हो गया, FIR नहीं कट रही, कार्रवाई नहीं हो रही है और फिर आज खुद नोटिस, एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा अली मोहम्मद खान साहब? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले आपने मरहूम जुनैद जमशेद साहब का जिक्र किया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे यूथ आइकन थे और हैं और रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है और यूथ को उठाया, और उस दौर में जब वी वर probably in the last leg of dictatorship of मरहूम ज़िया साहब, उस ज़माने में जो बहुत कदगनी थी और बाद में बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट आई और यूथ के लिए कुछ ख़ास नहीं होता था करने को, उस ज़माने में जिस तरह से जुनैद साहब ने उठाया पाकिस्तान की यूथ को पाकिस्तान के लिए, सो वी नीड टू अप्रिशिएट हिम एंड वी नीड टू ट्रांसफर दैट मैसेज टू अवर नेक्स्ट जनरेशन। जो अभी हमारे बाद पैदा हुए हैं उनको नहीं पता कि जुनैद जमशेद की ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी जब वो फिर तबलीग की तरफ आए, और बहुत बड़ा किरदार है उनका, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। देखिए, अरशद शरीफ शहीद सहाफ़त एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान की हुकूमत पे, हमारे पूरे अदलिया के निज़ाम पे, हमारे इंसाफ के निज़ाम पे। सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इसका सो मोटो नोटिस लिया, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी मौदबाना राय है कि ये पहले होना चाहिए था। लेकिन दूसरा बड़ा सवालिया निशान ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही सारे सो मोटो लेने हैं तो ये इतनी बड़ी जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, वज़रा इकराम है, वज़ीर आज़म है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरी दाखिला हैं और व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, ये किस मरज़ की दवा है? मतलब ये है कि यहाँ उस चीज़ की तहकीक होगी जिसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा या जिसमें किसी का इंटरेस्ट हिट नहीं होगा। इसका तो फिर मतलब है कि आपका जो हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो कॉम्प्रोमाइज है, और साबित हो गया कि कॉम्प्रोमाइज है। और आप अरशद शरीफ साहब को रो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नाम तो बहरहाल है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा वज़ीर आज़म का है और आपके मुल्क के वज़ीर आज़म पे जानी हमला हो चुका है। वो इस वक्त भी ज़ख्मी हालत में ज़मान पार्क में अपने घर में रिकवर कर रहे हैं अल्लाह के करम से। उसका क्या हुआ? देखें, ये दोनों बड़े सवाल हैं। पहले अरशद साहब की बात मैं करता हूँ। अगर हुकूमत के, और मैं साफ बात कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत के इन लोगों के हाथ साफ हैं तो इस पे इतनी लापरवाही क्यों, और इतना ये चीज़ों को बिलो द कारपेट ये पुश करना क्यों, और क्यों कल फिर अचानक जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया तो एक ही दिन में FIR हो गई। देखें,
अगर FIR आपने करनी है तो मुद्दई उसमें मेरी राय है एज अ वकील अम्मा जी की होनी चाहिए जो शहीद की वालिदा मोहतरमा है। लेकिन अगर आपने वो वाली FIR नहीं करनी थी तो ये तो आज से 40 दिन पहले कट जानी चाहिए थी ये वाली FIR। अगर रियासत ने करनी है, हुकूमत ने करनी है तो वाई सो मच डिले। लेकिन अली मोहम्मद साहब कानूनी माज़रत से इंटरप्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे भी एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि जब मुद्दई के लवाहिकीन खुद चीख के कह रहे हैं और वो खुद चाह रहे हैं कि वो मुद्दई बन जाए, तो उसके बावजूद भी पुलिस मुद्दई कैसे बन सकती है? इस बात का एतराफ़ तो एतजाज़ हसन साहब ने भी कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कानूनी तौर पर। तो क्या इस पर शहबाज शरीफ के लवाहिकीन कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में है ना, तो उस पर तो सबको एतमाद है और वहाँ लाजमन मेरा ख्याल है कि शायद आज ये बात पूछी जाए कि आपने इतने दिनों तो FIR नहीं काटी, और जब काटी तो जल्दी से आपने वो जिसको कहते हैं ना कि फुर्तियाँ या फाइल का पेट भरना, क्यों ऐसा किया गया? मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप तो कहते हैं और मुझे भी यकीन है इंशाल्लाह कि आपकी हुकूमत के आपके इसमें हाथ बिल्कुल साफ हैं, तो अगर हाथ साफ हैं तो आपको तो लवाहिकीन से ज़्यादा और मुझसे और हमारे बाकी दोस्तों से ज़्यादा इस पे तनदही दिखानी चाहिए, ताकि अगर कोई किसी का शाइबा भी हो तो वो दूर हो, बजाय इसके कि आप 24 घंटे इस पे काम करते और आप अभी तक FIR नहीं कटी थी, अभी तक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके केस पुट इन कोर्ट होना चाहिए था। तो इस पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान है मुस्लिम लीग नून की और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत पे, क्योंकि वो खुद एक शहीद को उनके घर में एक जनाजा पड़ा हुआ है बेनजीर शहीद का, और भुट्टो साहब का भी केस कोई इतना मजेदार एंडिंग तो नहीं हुई, वो भी तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गई है। खान साहब आपने सर एक बात कही अभी कि इंसाफ का निजाम कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर पाकिस्तान में कौन सा निजाम है जो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं? देखिए अफसोस की बात मैं कहूँगा कि इस वक्त कोई भी आपका सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, सवाए एक इदारे को छोड़ के जो अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में उस पर कोई सवाल नहीं है, हमारी पाक फौज। बाकी तमाम इदारे जितने भी हैं उनकी परफॉर्मेंस पे सवालात हैं। लेकिन माजी करीब में जिस तरह से ये मामलात हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट का भी जो एक रोल रहा है, पूरा ये जो मामला हुआ है, जो हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है, तो कुछ सवालात उधर भी गए हैं और उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि उधर भी एक सोच पाई जाती है कि इस सियासी सिस्टम से इससे दूर हुआ जाए। लेकिन अगर आपने इससे दूर होना है तो फिर वो ऐसा एक मामला हो कि ये सिस्टम मैच्योर हो और एक इलेक्शन की तरफ ये सारा प्रोसेस जाए, और तमाम जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, पुलिसिंग है, ये सबको नेचुरली ग्रो करने दिया जाना चाहिए। हम पाकिस्तानियों में बड़ी जान है, हमें बड़ी सलाहियत है। पाकिस्तानी अगर बगैर बंदूक के एक सिविल मूवमेंट के ज़रिए अपना मुल्क हासिल कर सकते हैं तो वो इस मुल्क के तमाम इदारों को उठा भी सकते हैं और बेहतर भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रीमियर जो इदारा है फौज का, तो इसमें भी तो पाकिस्तानी ही काम करते हैं, सिर्फ उधर उनको मौका मिल जाता है अच्छा परफॉर्म करने का, वो कर लेते हैं। पुलिस में वो मौका नहीं मिलता। जुडिशरी में निस्बतन बेहतर है, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, और जो सिविल गवर्नमेंट है उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके ऐसे हुक्मरान हों जिन पे करप्शन के केसेस हों और जिनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों, जिन पे बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हो, आप मुझे बताएं क्या उनको एक ताकतवर जुडिशल सिस्टम सूट करता है? रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं करता ना सूट, उनको एक ताकतवर गैर जानिबदार नैब सूट करती है। तो जितने पाकिस्तान के पावरफुल लोग हैं जो सियासतों में रहे हैं, जो 70 साल से इक़्तिदारों में रहे हैं और जो एक एलीट कल्चर बन गया है, उनको पाकिस्तान का अगर आप नैब का सिस्टम, FIA गैर जानिबदार, जुडिशरी मजबूत तरीन, जुडिशल सिस्टम जो है कुछ महीनों के अंदर रिजल्ट दे देना, ये तो फिर आप जैसे आम लोग एम्पावर हो जाएंगे। वो तो ये नहीं चाहते ना भाई। अल्लाह करेगा सर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे सुबह सवेरे, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि सिविल आनी चाहिए, रिफॉर्म्स मुल्क में होने चाहिए, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, पुलिस रिफॉर्म्स हों, लैंड रिफॉर्म्स हों। वक्त की ज़रूरत है और जो भी इदारे हैं इस मुल्क के वो अब डिलीवर नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। शायद यही वजह है कि आज इस मुल्क इस नहज पे आ गया है कि अरशद शरीफ जैसे हाई प्रोफाइल केस में FIR नहीं कट रही है, अस खुद नोटिस लेना पड़ रहा है अदालत उज़्मा को। जवेरिया सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब की कट रही है जी। अरशद शरीफ मरहूम की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, जवेरिया सिद्दीक, उनको वेलकम कहेंगे अपने
शो में। जवेरिया, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कौम के और लवाहिकीन की देरीना मुतालबे के बाद फाइनली आज केस की समाअत होने वाली, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। शहीद अरशद शरीफ के केस में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है अब तक, क्या आप उससे मुतमईन हैं? FIR से मुतमईन हैं? नहीं, वो क्योंकि हमारी मतयत में दर्ज नहीं हुई ना, तो वो फिर उस पर हम जो है वो मुतमईन नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने कल भी कहा था कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो लावारिस नहीं है कि उनकी FIR जो है वो रियासत या पुलिस की मदयत में दर्ज हो जाए। उनकी जो FIR होगी वो हमारी सास यानी कि उनकी वालदा की मदयत में दर्ज होगी। तो जो ये इन्होंने एफिशिएंसी दिखाई है, ऑफ कोर्स हमारे वकला इस हवाले से आज बात करेंगे। अदालत में आज क्या बात करेंगे आपके वकला जवेरिया? जी, इसी हवाले से बात करेंगे कि FIR जो है ये पुलिस ने क्यों मदई बनी है, पुलिस ने क्यों इस केस में जो है वो आए हैं। या तो ये हम यहाँ मौजूद ना होते, इस मुल्क में ना होते, तो फिर इस बात समझ भी आती थी कि वो इस मसले में आ जाते। लेकिन जब हम यहाँ मौजूद हैं और हम केस जो है वो रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो पुलिस जो है वो बीच में क्यों जो है वो आई इस तरीके से। तो ये आज हमारे वकला ये नुक्ता उठाएंगे और इस पे बात करेंगे, ताकि हमारे हस्ब मंशा जब दर्ज होगी FIR तो उसके बाद जो है वो आगे केस चलेगा। ये जो चीज़ है ये इस तरह से नहीं होगी कि आप जो है वो मतलब हम सब एक मतलब फेडरल कैपिटल में रहते हैं या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे कि आप इतनी मुश्किल से सो मोटा हुआ, इतनी मुश्किल से ये चीज एक सिलसिला चल पड़ा है। जवेरिया, आप भी सहाफत से जुड़ी रही हैं। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सवाल मेरा आपसे सिर्फ ये है कि अरशद शरीफ जैसे शहीद हमारे हीरो के साथ ये हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या होता होगा जवेरिया? मैंने कितने कितने केसेस कवर किए हैं, मैंने कितने कितने इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की है। सेम गोज़ फॉर अरशद। मेरे सामने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना है और उस वक्त जब मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग किया करती थी तो उस वक्त ये मतलब इधर पेंट हो रहा होता था। आप सोचें, तो ये चीज़ ये अगर हमारे साथ कर सकते हैं तो पता नहीं आम आवाम के साथ इस मुल्क में क्या होता होगा। और आपने अक्सर देखा भी है कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस में भी अचानक लवाहिक चुप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और अपने हस्बे मंशा फैसला लिए जाते हैं। सेटलमेंट्स की कर लिया जाता है। अल्लाह करे हमारे साथ वो ना हो। जी, सेटलमेंट्स भी कर लिए जाते हैं ना अदालत के बाहर, फिर सुनने में आता है कि जी केस खत्म कर दिया है, केस वापस ले लिया गया है। बस देखते हैं, दुआ कीजिए आप सब कि हम जो है वो जस्टिस ले सकें अरशद के लिए। और मुझे कल बड़ा आई वाज होपफुल कि ये इंसाफ की तरफ पहला कदम है, लेकिन जो रात को पुलिस ने हरकत की है अपनी मदयत में FIR दर्ज करके, क्यों की है? क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? क्या वजह है? आपको कुछ मालूम पड़ा है? देखें, वो अपनी मर्जी का केस फ्रेम करना चाहते हैं ना, वो हुकूमत किसको बचा रहे हैं जवेरिया? जी, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपकी मुद्दत में FIR नहीं होगी तो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत के हस्ते जो है मंशा या हुकूमत जो सोच रही है उस तरह की अगर FIR दर्ज होगी तो अब मैं क्या कह सकती हूँ इसके ऊपर। आप हमारी मर्जी की होने देते हैं, हमारी मतलब मेरी सास की, तो आप अगर ये लोग इनमें से कोई भी अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इन्हें क्या इशू है अगर उस चीज में एक चीज इन्वेस्टिगेट हो जाए। लेकिन हर जो बयान आ रहे थे उस हवाले से अगर जो है वो इस तरह की ये दर्ज हुई है तो देन आई गेट द आइडिया कि जवेरिया दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? आई थिंक सब कुछ ही काला है, यहाँ पे दिल भी काले हैं। अच्छा जवेरिया, ये मैं पूछना चाहूंगी कि मीडिया पिछले जितने दिनों से जब से अरशद शरीफ साहब शहीद के साथ ये हादसा हुआ है तब से ये बात चीख के मीडिया सवाल कर रही है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अभी जो केस की पूरी डिटेल सामने आई है उसमें ये सब सामने आया है कि क्या हुआ है, कैसे उनको दुबई से जाने में मजबूर किया गया, कैसे 16 FIR कटने के बाद उनको मुल्क छोड़ने में मजबूर किया गया। लेकिन ये सब किया किसने, ये चीज़ अभी तक सामने नहीं आ रही है ना। इस पे शायद अभी तक कोई इस तरह से काम किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से जिस तरह से होना चाहिए। डिले बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है। प्लस जो CCTV फुटेजेस मांगी जा रही हैं तक जो केस में एक बहुत अहम कड़ी का किरदार अदा कर सकती हैं, वो CCTV फुटेजेस भी नहीं दी जा रही हैं, एक तो उनके होटल की और यहाँ की भी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, इस केस के ना दो पहलू हैं, एक पाकिस्तान का, एक कीनिया का। पाकिस्तान का ये सवाल पैदा होता है कि उनकी ज़िंदगी किसने अजीरन की, उस पर 16 FIRs किसने कराई, फिर जब वो दुबई गए तो वहाँ से उनको किसने निकलवाया। ठीक है, एक ये एंगल है, ये इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरा एंगल ये है कि वहाँ पे उनकी पुलिस की आके बेशर्मों की तरह मानती है कि हाँ ये हमने किया और हमसे गलती हो गई है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या हमारी हुकूमत ने उनकी हुकूमत से अब तक ये कहा है कि उन
जो मुजरिमान को जो है वो पाकिस्तान के हवाले किया जाए या उन मुजरिमान के ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया जाए अदालत के अंदर। अब तक तो उनकी IPOI उनके ऊपर वो जो कीनिया गई थी हमारी टीम जवेरिया, वो तो उन पुलिस वालों के बयान भी नहीं ले पाई। वो कह रहे थे वो पुलिस वाले हमारे सामने पेश ही नहीं कर रहे जिन्होंने हमला किया था। और कहा गया था जो उनका पुलिस वाला जख्मी है उससे भी नहीं मिलने दिया गया। पता नहीं वो अपनी क्या तहकीकात करके आए या क्या नहीं, वो भी आपको पता है कि वो इसी हुकूमत के अंडर काम कर रहे हैं। तो अब मैं क्या इस हवाले से कह सकती हूँ, मैं पूरी ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज पढ़ूंगी तो फिर देखूंगी कि मैं इस पे क्या दुआ करते हैं जवेरिया, अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को इंसाफ दिलवाए, अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाए, अदालतें अपनी जिम्मेदारियां समझें और उसको पूरी तरह निभाएं, और जो दूसरे इदारे अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं हकायक को छुपाने के लिए उनको अल्लाह हिदायत दे, ये दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया सिद्दीक, आपने अपना कीमती वक्त। आज इंपॉर्टेंट केस है, अस्कुत नोटिस का दोबारा आज समाअत होगी। उम्मीद करते हैं कि अदालत उज़्मा से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद रखते हैं। और इसी साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और क्या होता है कि मॉर्निंग शो में ज़्यादातर वर्दा भी और मेरे प्रोड्यूसर भी चाहते हैं कोई सैड स्टोरी ना हो, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सोसाइटी में इतनी सैड स्टोरीज है, अगर हम सबको इग्नोर कर देंगे तो शायद हम इंसान कहलाने के लायक नहीं होंगे। अभी खबर आपने बोल की न्यूज़ अपडेट में भी कंप्लीट, अभी आपने खबर बोल की न्यूज़ अपडेट में देखी कि 12 साल लड़की के साथ ज्यादती हुई, और जब मैंने उसकी डिटेल पढ़ी तो मालूम पड़ा कि चचा ने नशे में अपनी भतीजी के साथ ज्यादती की है और फिर उसको कत्ल कर दिया है। कराची का शायद ब्रिगेड का इलाका है, ये FIR कट गई है। मैं हमेशा से कहता हूं कि मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिजीजेस, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, पेडोफाइल हो, चाहे वो नेक्रोफिलिया हो, ये दिमागी बीमारियों का इलाज होना चाहिए। नशे के ऊपर हमें मिनहसल कौम, मिनहसल सोसाइटी खड़ा होना चाहिए। सारी बुराइयों के ऊपर अगर हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो शायद कुछ भी नहीं होगा और फिर हम ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। वर्दा बहुत अच्छी बातों की तरह हर चीज़ केस उठाया जाता है, लेकिन जब एक चीज़ न्यूज़ में ऑलरेडी चल रही है उसकी डिटेल्स हमारे पास पता होनी चाहिए। अब हमारे पास बात करने के लिए कोई होता तो शायद हम ये स्टोरी तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि हम उसका मौक़िफ़ भी जान पाते। सच और हकीकत का साथ देना क्या हुआ है क्या नहीं, कि न्यूज़ में और शो में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है तरह, अगर हम अभी भी जो बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो भी एक बहुत बड़ा केस है और बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल। और आपने कभी कमेटी डाली है तला? मैंने, हाँ, बचपन में। लेकिन लोग आज भी कमेटी डालते हैं। वो लोग स्पेशली मिडिल क्लास लोगों में ये बात आम है, उनकी ख़वातीन में ये बात आम है कि जब भी वो पैसे जमा करना चाहती हैं तो वो कमेटी की तरफ रुख करती हैं, कमेटी डाल, ताकि उनको लमसम एक साथ एक बड़ी अमाउंट मिल जाती है। फिलहाल सोशल मीडिया पर कमेटी गेट के बाजार गश्त 42 करोड़ के घपले ने लोगों को चौंका कर रख दिया है। मामूली BCO के जरिए इतना बड़ा घपला मुमकिन कैसे है, उन्होंने क्या किया, ये बात समझ अभी तक नहीं आ रही। कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है इस बात पर। उनके बैंक अकाउंट से 24 करोड़ रुपए तक का मुबैना फ्रॉड सामने आ गया है और कमेटी जमा कराने वाली खातून ने कमेटी वापस करने से माजरत भी कर ली और कहा है कि जी बैंकिंग जरा का कहना है कमेटी जमा कराने वाली खातून जो सिद्रा हमीद उनका नाम बताया जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली गई है 24 करोड़ की। सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ चंद हज़ार रुपए अभी उनके अकाउंट में पड़े हैं। उन्होंने एक अपना ट्वीट भी कर दिया, सोशल मीडिया पे बाकायदा माजरत की है लोगों से कि जी वो कमेटी वापस नहीं कर सकती। इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है? उसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया। सोने पे सुहागा ये है कि अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहनी कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो बैरिस्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले पे उनसे बात करेंगे, वो ज़्यादा अच्छी राय दे सकती हैं, हमें बताएंगे कि इस केस का आखिर होगा क्या। बैरिस्टर अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। अमरीन, ये बताइएगा कि ये केस एक अजीब, अपने आप में एक अनोखा केस है कि 24 करोड़ रुपए का एक घपला हुआ है, वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए। क्या ये केस सॉल्व होगा? क्या वो खातून पकड़ी जाएंगी, लोगों को उनके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल पैसे मिलेंगे अगर कोई कंप्लेनेंट हो तो। फिलहाल आई थिंक सारे थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हैं और कोई प्रॉपर लीगल फॉरम से अपनी ग्रीवियंस जो है वो एड्रेस करना नहीं चाह रहा। तो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है 2-3 चीज़ें इस वक्त। ये एक प्रॉपर जो एक स्विंडलिंग होती है ये वो है, इट इज़ अगर मोस्ट लाइकली ये एक इंटेंशन के साथ हुई है। सो इसको इमीडिएट एक्शन इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। मुझे जहाँ तक पता चला इन्होंने रिलोकेट भी कर लिया है। सो दिस मीन्स के मोस्ट प्रोबेबली गड़बड़ तो है, लोकेशन का होगा। और फिर हमने सबसे पहले आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस तो ये होगी कि वो जो अग्रीव्ड पार्टीज हैं जिनके साथ ये हुआ है, चाहे उनका 5,000 की भी
का इशू है, उनको चाहिए कि वो या तो अपने मुतल्लिका थाने में FIR इस पे करें। और ये एक्चुअली सारा साइबर क्राइम में आता है। दिस इज़ ऑनलाइन स्कैम्स, यू नो, जहाँ पे आप फेसबुक पे एक परसेप्शन दिखा रहे हैं कि आप बहुत, अगर आप इनकी फेसबुक पे देखें, मैं कल देख रही थी कि नवंबर 27 तक शी वाज आस्किंग कि और लोग आके इनको पेमेंट करें लाखों में। तो उसमें नजर आ रहा है कि इंटेंशन थी कि वो और लोगों से पैसे लें। जब ये सारा कुछ नजर अगर आ जाता है, सो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जस्ट के अगर कोई सुन रहा है जो एग्रीव पार्टी है, वो ये है कि या तो आप सिविल कोर्ट में दावा करें विच इज़ सूट फॉर रिकवरी, उसमें आपके पास बैंक अकाउंट्स होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये चीटिंग और डिसेप्शन में आता है, फ्रॉड के जुमले में आता है। सो जो बिल्कुल उसमें भी आता है, और आपकी क्रिमिनल इंटेंट टू मिस अप्रोप्रिएट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी आता है, 406 है मेरा ख्याल से पाकिस्तान पीनल कोड। उसमें आप ये जो है FIR जो है वो काट सकते हैं मुतल्लिका थाने में। एंड मैं आई वुड से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को रिकग्नाइज करना, ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में भी आता है। अगर किसी ने भी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये सोशल मीडिया इसको यूज़ किया था या व्हाट्सएप इस्तेमाल किया था, आपने अगर इवन अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है या इजी पैसा की कुछ भी इस्तेमाल किया है, कोई भी फॉर्म यूज़ किया है मॉनेटरीली टू फॉर द ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस, ये डिसेप्शन में आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड होता है अंडर सेक्शन 12 ऑफ पीका, जिसमें आपको 2 साल तक सज़ा हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको पता होनी चाहिए, और उनको चाहिए कि ये इस चीज़ को प्रॉपर्ली लीगली डील करें। यानी कि अमरीन, जिन लोगों के पैसे जिनका स्कैम हुआ है वो केस कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, आपने तरीका ही बता दिया। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे अमरीन ये है कि किस तरह सोशल मीडिया के जरिए लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करके इतने लाखों रुपए दे दिए कि 24 करोड़ की अमाउंट बन गई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब सोशल मीडिया पे कंटिन्यू वो एक्टिव हैं ऑलरेडी और मजीद लोगों से पैसे मांग रही हैं, तो क्या उनका चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता उस वक्त? आई मीन नो डाउट आपको एडमिट करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया इज़ द न्यू, दिस वर्चुअल वर्ल्ड इज़ एवरीबडीज़ वर्ल्ड। आप लोगों की लाइफ ही लिटरली इस पे डिपेंड करती है। और कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में 7% औरतों के पास बैंक अकाउंट हैं, इससे एक और चीज़ भी हाईलाइट होती है, मुझे लगता है होनी चाहिए, कि बैंक्स को आसान कर देना चाहिए औरतों के लिए बैंक अकाउंट्स खोलना। आई थिंक वो ट्रस्ट नहीं है, वो या तो अलाउ नहीं करते घर वाले, या उनके पास वो उनको होता है कि उन्होंने उधर जाके अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, समथिंग ऑन दोज लाइंस, के बैंक्स का जो इस्तेमाल है वो लोगों को ज़्यादा नहीं करती औरतें। सो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मैटर करती हैं। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, इट्स द वर्चुअल आपका जो सारा सोशल मीडिया की जो वर्ल्ड है, उस पर आप इतना इतना ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करें कि इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कि आप इतने लाखों रुपए वहाँ पे लगा दें। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अमरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है वो पुलिस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी प्लीज़ सोशल मीडिया पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कि आपको जो बंदा नज़र नहीं आ रहा, जो शख्स नज़र नहीं आ रहा, उसके जरिए आप कमेटी डाल रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी दे रहे हैं। ऐसा ना करें बराए मेहरबानी। राइट, हेड ऑफ कंटेंट MB सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी दिलचस्प खबर वो लेकर आए हैं। खबर यह है कि मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल तक की तोसी के इम्कानात कानूनी और आईनी तौर पर मौजूद हैं। सर्टेन सर्कमस्टांसिस में ही ये किया जा सकता है। MB सुमरो साहब, मुझे लगता है माशी हालात जो हैं वो वजह बन सकते हैं इस 1 साल की तोसी की, क्योंकि हम डिफॉल्ट के बिल्कुल नहज पर हैं। जनवरी तक सर्वाइवल मुश्किल नजर आ रहा है। सुमरो साहब जी देखें, PTI के नायब सदर फवाद चौधरी साहब भी ये खदशात जाहिर कर चुके हैं, मगर ये जो जिस आर्टिकल का हम जिक्र कर रहे हैं 232, इसके तहत किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए ये मतलब नामुमकिन होता है कि वो इमरजेंसी नाफिज करें, क्योंकि मुल्क की तारीख में हमेशा इमरजेंसी आमरों के दौर में ही लगाई गई है। ये पहली मर्तबा होगा जो एक इलेक्शन से दूर जाने के लिए इमरजेंसी लगाकर और फिर इस आर्टिकल का सहारा लेकर 1 साल आगे जाया सके। मगर उसके बावजूद ये करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूरे मुल्क में अगर ये इमरजेंसी लगानी है तो चारों सूबाई असेंबली से
इमरजेंसी लगाने से पहले आपको करारदादें मंजूर करानी होगी कि इमरजेंसी लगाई जाए। अगर सदर साहब खुद करते हैं ये इकदाम तो वो बज़ाहिर तो मुमकिन नजर नहीं लग रहा, क्योंकि वो पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक रहा है। तो अगर वो खुद भी करते हैं तो उसके बावजूद भी उनको 10 दिनों में ये ऐलान इमरजेंसी का मुश्तरका पार्लियामेंट के अलग अलग ऐवान में मंजूरी के लिए पेश करना है। तो वो ये इस आर्टिकल के थ्रू कौमी असेंबली का 1 साल बढ़ाना आसान नहीं लग रहा। बाकी एक चीज का सहारा मुझे लगता है कि ये हुकूमत ले सकती है, जो पीटीआई के हुकूमत में डिजिटल मर्दमशुमारी कराने का फैसला किया गया था। अब जो वो उनका जो शेड्यूल है। वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह खैर करे। देखते हैं क्या हालात होंगे सियासी मुआशी तौर पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब आपको अपडेट कर देते हैं कुछ मौसम के हवाले से। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। अलबत्ता पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है और आज शाम को भी शदीद धुंध की पेशगोई की गई है। शुमाली ईरान में इस वक्त शदीद ठंड है और ये सिस्टम धीरे धीरे बलूचिस्तान पर भी असरअंदाज हो रहा है। आज भी कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के ज़िला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो आई विश कि मैं पढ़ूं कि कराची का कम से कम दर्जा हरारत 10 या 12 डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कराची का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा आज। और लाहौर की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रहेगा और इस्लामाबाद की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 8 रहने का इम्कान है। कोयटा में दर्जा हरारत कम से कम 3 डिग्री रहने का इम्कान है और पेशावर में दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की तरफ। डेंटल प्रॉब्लम्स माँ बाप को बड़ा परेशान करते रहते हैं, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, उनके दांतों में मुश्किलात आ जाती हैं, किसी को ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, किसी को कुछ और लगाना पड़ता है। लेकिन ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हमें बच्चों को बचपन से बताना होता है कि किस तरीके से अपने दांतों का ख्याल रखें और इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली हुसैन खान साहब, डेंटल सर्जन हैं। खान से भी आपका ताल्लुक है और माशाल्लाह से आपकी 4 अपनी ब्रांचेस भी हैं। नूर डेंटल क्लिनिक की फेडरल बी एरिया, जौहर, स्कीम 33 अब क्लिफ्टन में भी खोल लिया है। अली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू वेरी मच फॉर क्या होती है ये ओरल हाइजीन, क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी बच्चों में? कुछ रोशनी डाली अली। तो पहले तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जर्मनी में जब डेंटल पेन होता था, दांत में दर्द होता था, तो माँ बाप बच्चों को लेके गधे के पास लेके जाते थे और उससे किस करवाते थे और उससे पेन रिड्यूस होता था। नो वे। तो मेरी गुजारिश ये है कि गधे के पास जाने से बेहतर है कि आप डेंटिस्ट के पास 6 महीने में 2 विजिट करें। सो लाइटर नोट, डेंटिस्ट के पास जाना लाजमी है। 6 महीने में 1 दफ़ा ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाएं। साल में 1 दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवाएं डेंटिस्ट के पास जाके। और बच्चों को शुरू से इस बात की प्रीच और तबलीग की जाए कि जितना साथ में खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, अपनी जनरल हेल्थ की इम्पॉर्टेंस है, इतनी ही मुंह की सेहत और आपके बच्चों के जो 20 दांत हैं और जो बड़ों में 32 दांत होते हैं उनकी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस है जितनी 2 आँख की है, 2 कान की है। नहीं, ओरल हाइजीन ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अली, अभी हम डिस्कस करते ब्रेक जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हम शो में भी अपने व्यूवर्स को इस बात के बारे में बताएं कि ओरल हाइजीन से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं या क्या क्या बीमारियां लाहक होने वाली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी जिक्र किया था कि हार्ट इशू सबसे ज़्यादा ओरल, अगर आपकी हाइजीन सही नहीं है तो आपका हार्ट इफेक्ट करता है। देखिए, मैं बताऊं कि डेली प्रैक्टिस में मैं 4 से 5 अब डायबिटीज़ पेशेंट्स डायग्नोज करता हूँ मसूड़ों के थ्रू। कितने पेशेंट्स? 4 से 5 डेली मसूड़ों के थ्रू। अच्छा, होता ऐसा है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके मसूड़े अजीब से नज़र आ रहे होते हैं, फूले हुए, अनयूजुअल से ब्लीडिंग हो रही होती है, दांत आप समझ लें कि 42-43 साल में हिलना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा एक हमारे लिए शॉकिंग होता है, अलार्मिंग होता है कि ये क्यों इस किस्म की हालत है। हालांकि सोशो इकनॉमिक स्टेटस भी ठीक होता है
जब हम हिस्ट्री थोड़ी सी पोक करना शुरू करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारी फैमिली में डायबिटीज़ है, हमारी फैमिली में हार्ट डिजीज़ हैं, तो फिर हम उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं जिनमें से एक HbA1c है जो कि 3 महीने की हमें शुगर की एवरेज रिपोर्ट देता है। जब वो पेशेंट लेकर आता है पहले दिन तो वो बड़ा हम पे डाउटफुल हो जाता है कि हम डेंटिस्ट के पास गए और शुगर का टेस्ट करवाया जा रहा है, और मैं आपको बताऊं कि कोई नॉन डायबिटिक पेशेंट शुगर का टेस्ट करवाते हुए इतना ही घबराता है जितना कोई बायोप्सी कराते हुए घबराएगा, क्योंकि एक ऐसा मिथ है शुगर को लेके, हालांकि हर तीसरा पेशेंट पाकिस्तान में डायबिटिक है या बॉर्डर लाइन पे है exactly. या फिर डायबिटीज डायग्नोज हो, तो वो जब टेस्ट करवा के लाते हैं तो वो या फिर बॉर्डर लाइन पे होता है या फिर डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, तो फिर उसके बाद हम उसकी काउंसलिंग शुरू करते हैं, उसकी डाइट प्लान बनवाते हैं, हम फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से, फिर यानी कि अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली, सेम विद द हार्ट एंड सेम विद द हार्ट। मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनके जरासीम, मुंह के जरासीम उनको ट्रांसमिट होते हैं हार्ट तक, और फिर वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नाम की एक बीमारी है जिसमें कार्डिक जो लाइनिंग है उनमें वही जरासीम पाए जाते हैं जो कि मसूड़ों के जरासीम है। तो अगर आपने मसूड़ों की जरासीम का ख्याल नहीं रखा, और वो कैसे ख्याल रखेंगे? मसूड़ों की सफाई से, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। सही। एक बदनाम ज़माना एक वर्ड है स्केलिंग। तो वो लोग तो कहते हैं स्केलिंग दांतों के निशान साफ करने के लिए होता है। नहीं, देखें, स्केलिंग का मतलब यह है कि आप पहले तो दांत को स्केल अप करते हैं, लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। आपने मसूड़ों की सफाई करवानी है। मैं पेशेंट को अब स्केलिंग की तरफ से हटा के गम ट्रीटमेंट की तरफ ले गया। आपने मसूड़ों की सफाई करवानी ताकि वो जो मसूड़ों की जरासीम जो आपकी जनरल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, जो आपके डायरेक्टली आपके ब्लड चैनल्स के थ्रू, लिम्फ चैनल्स के थ्रू आपके बॉडी में जा रहे हैं, उनको साफ़ करवाएं। वहाँ कुछ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम की एक जरासीम है जो कि जाके आपके हार्ट को और आपकी दूसरी जो है ऑर्गन्स को ख़राब करता है, उसको साफ़ करवाएं। और 6 महीने में एक दफ़ा, जैसे कि मैंने बताया, डेंटिस्ट के पास जाना लाजमी है। ओरल हेल्थ का सिर्फ कनेक्शन डायबिटीज़ और हार्ट के साथ नहीं है, इसका मेंटल हेल्थ के साथ भी है। कुछ ऐसे जरासीम हैं जो कि कॉर्टिसोन, जो कि डिप्रेशन, स्ट्रेस करवाता है बॉडी में, उस लेवल को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो आपने लेकिन अली, सवाल मेरा यहाँ पे भी खड़ा हुआ है कि आपको आपके ओरल, अगर आप माउथ के जरिए आप डेंटल देख के आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या बीमारी है, जैसे किस तरह पता चलता है? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ अल्सर्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे पैचेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल HIV नाम की एक बीमारी है, उसमें कुछ ऐसे पैचेस हमारे मुंह में हमें नज़र आते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्लासिफाइड कैंसर है, कैपोसी सार्कोमा नाम की एक कैंसर है जो कि हमें अक्सर HIV एड्स में नज़र आता है। उनके कुछ ऐसे धब्बे होते हैं, कुछ ऐसे पेपिलरी ग्रोथ होती हैं, कुछ अनयूजुअल ग्रोथ होती हैं जो कि मुंह में नज़र आती हैं। इसी तरीके से डायबिटीज़ के पेशेंट में मसूड़ों से ज़्यादा खून आना, ज़ख़म का लेड भरना, दांत का हिलना, मसूड़ों के साथ साथ हड्डी का गलना, जिसकी वजह से दांतों का हिलना नज़र आता है। और एक प्रॉब्लम अक्सर देखी है, जो 40s क्रॉस कर लेते हैं उनके दांतों में ऑटोमेटिकली गैप आना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। वो क्या रीज़न है? एक तो हमारे अपने कोलीग हैं ही बोल के, वो अभी रिसेंटली मेरे पास आए थे। अच्छा। और अकल दाढ़ और जो उससे पहला वाला दांत होता है उसके बीच में एक कैविटी लेकर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या करते हैं? कहते हैं मैं फिर टूथपिक यूज़ करना शुरू कर दूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं फ्लॉस की इंपॉर्टेंस बता दूँ कि अगर आपने डेंटल फ्लॉस रेगुलरली यूज़ नहीं किया तो 35% दांत का हिस्सा आपने साफ़ नहीं किया। ओह। तो आप अपनी ज़िंदगी भर आप समझ लें कि बाकी रिमेनिंग हिस्सा साफ़ करते हैं। एग्जैक्टली। डेंटल फ्लॉस के तफसीलन सवाल आपसे पूछूंगा और दांतों का बालों से रिश्ता किया ये भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले हमें एक अपना सेगमेंट शामिल करना है। हीरो पाकिस्तानी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद वेट लिफ्टर पाकिस्तान के लिए बायस फख्र बने हैं। फरहान बेग साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। बताइए सर, क्या खोया, क्या पाया, क्या अपॉर्चुनिटीज आपने देखी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लेके, और पाकिस्तान के लिए मेडल्स भी जीते। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस और एडवाइस दूसरे एथलीट्स और यूथ पावर लिफ्टर्स के साथ शेयर कर सकूं। आई हैव बीन इन दिस स्पोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक्सपोजर काफी हाई है, लेकिन एवरी न्यू कंपटीशन का थ्रिल और जो हाइप होती है वो उतनी ऊंची होती है, बिकॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एन ऑनर। और आप जब भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे एट व्हाटएवर स्टेज, तो आई बिलीव कि एक बहुत ऑनरेबल और एक फख्र की बात है। मैंने अपनी तरफ से तो आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ एंड पुट एवरीथिंग आई हैव
in representing Pakistan. सही। फरहान, हमने लास्ट टाइम देखा था कि रशिया में भी सुनने में आया था काफ़ी लोग अपने घुटने तक उतरवा लेते हैं वेट लिफ्टिंग करने के दौरान, तो आप किन बातों का ख्याल रखते हैं इतनी हैवी वेट लिफ्ट्स करते हुए? ये बिल्कुल सही बात है, मेरे खुद भी जॉइंट्स हैं, बिकॉज ये कितनी ह्यूमन बॉडी के लिए सस्टेनेबल स्पोर्ट नहीं है, तो इसमें इंजरी मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इंजरी मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करता हूँ। नई ट्रेनिंग स्कूल्स ऑफ थॉट पे मैं स्टडी करता हूँ, और ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे मैं ग्रेटफुल हूँ इस बात का कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो जो मैं इंटरनेशनल एथलीट्स हूँ जो आर्ग्यूबली जिनके पास नए स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जिनके पास ट्रेनिंग मेथड्स हमसे बेहतर हैं, उनसे सीखता हूँ, और फिर कोशिश ये भी करता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पे आके पाकिस्तानी कोचेज और एथलीट्स के साथ शेयर करूँ ताकि वो भी अपनी इंजरीज को बेहतर मेंटेन और अपनी बॉडीज को सेल्फ सस्टेन कर सकें। तो कोई ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं आप जहाँ दूसरे वेट लिफ्टर्स को ट्रेनिंग देंगे, एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट फरहान? ऑन अ लार्जर लेवल दैट इज द टारगेट इंशाल्लाह, लेकिन अभी जितनी मेरी पर्सनल कैपेसिटी है मैं फेडरेशन के साथ काम कर सकता हूँ, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ट्रेनिंग जिम है लाहौर चुपुर्जी में, वहाँ पे ज्वाइन करूँ, एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस, आई शेयर जो मैंने सीखा है, एंड जो यूथ पावर लिफ्टिंग है, बिकॉज पावर लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग बोथ आर वेरी ग्रोइंग स्पोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में भी जिम गोअर्स का क्रेज बढ़ रहा है, तो अगर हम इसको चैनल कर सकते हैं और इनको कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरफ ला सकते हैं, तो नॉट ओनली कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स वैसे ह्यूमन हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर पाकिस्तान को और एथलीट्स मिल सकते हैं टू रिप्रेजेंट देम ऑन द इंटरनेशनल लेवल, तो एक विन विन सिचुएशन है हर किसी के लिए। चलेंगे, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से कितनी सपोर्ट रहती है आपको? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दोनों पंजाब भी है ना जी, दोनों पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से काफी ज्यादा सपोर्ट है। they covered alhamdulillah, I'm very grateful for that, because ये trip especially New Zealand because it's so far away, expensive था, and I reached out to them and they were very supportive। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा कि मैं क्योंकि I always side with the athletes, and athletes को और support बिल्कुल मिलनी चाहिए। I recognize कि पाकिस्तान में बहुत untapped potential है, एंड एक मल्टी फैसेटेड गवर्नमेंट लेवल पे, कॉर्पोरेट सेक्टर लेवल पे अगर सपोर्ट दिए जाए तो आई हैव नो डाउट्स कि पाकिस्तान कैन डू मच बेटर इन द फ्यूचर। चलें, थैंक यू सो मच फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बैक टू आवर डेंटिस्ट, जो मैंने सवाल पूछा था अली भाई से कि आपने फ्लॉस का जिक्र किया। अच्छा, फ्लॉस की अवेयरनेस हमारे मुल्क में इतनी है नहीं ना, लोग कहते हैं किस तरह धागा पकड़ेंगे और धागा हिलाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे। और जब मुझे भी फ्लॉस का इशू हुआ था, जब मैंने अपना आखिरी कैप लगवाया था अपनी डेंटिस्ट से, तो उस कैप की साइड पे थोड़ा स्पेस था, तो मैं डेंटिस्ट ने पहले एडवाइस किया था कि यार आप इसको फ्लॉस रखिएगा, साफ रखिएगा, हमेशा ख्याल रखिएगा, लेकिन उसमें फिर वो गम की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, गम में पेन भी शुरू हो जाता है अगर आप सही तरह फ्लॉस ना करो। पहले तो मैं ज्यादा जोर लगा दो, अगर बालों वाले पॉइंट पे आ जाए। हाँ, दांतों का बालों से ताल्लुक क्या है? आपकी जो चुटिया और जो आप कभी मैन बन बना के आ जाते हैं कभी कुछ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि दांतों की वजह से तो इतने बाल बड़े नहीं है आपके। तो पहले मैंने हाथ भी कैसे लगाया था, आपने नोट किया इन्होंने आपकी तरफ देख के। तो बालों का ये है कि फ्लॉस से बालों का कनेक्शन है। ओके, तो इसलिए पहले बालों पे आते हैं। देखिए, बालों पे कुछ ऐसे हमारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको केराटिन कहते हैं। तो जब ग्रोथ हो रही होती है इंसान की, तो उस वक्त वही केराटिन दांत के इनेमल नाम का एक हिस्सा होता है, उसको भी बना रहे होते हैं। ओके, तो रिसर्च ये कहती है कि जिनके हेयर फॉलिकल्स में केराटिन कम है, उनकी कैविटीज लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनेमल भी कम होगा। एग्जैक्टली, इनेमल कम मिनरलाइज होगा, जो कि सबसे हार्डेस्ट चीज़ है हमारी बॉडी में, हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। अच्छा, अब आते हैं फ्लॉस पे। फ्लॉस की देखें इंपॉर्टेंस ये है कि टूथपिक एक बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि ऑलरेडी हमारे मुंह में 200 पाउंड फोर्स लगी हुई होती है, हम तकरीबन इतनी, जो कि मैं आपको वो जर्मन शेफर्ड की जो चीविंग पावर है उससे भी ज़्यादा है। ओके। तो उसके साथ साथ फिर जब हम टूथपिक को यूज़ करना शुरू करते हैं अपनी हाथों से, तो फिर वो हमारे मसूड़ों को ख़राब कर देता है। फ्लॉस का फ़ायदा ये है कि एक तो वो कांटेक्ट को मेंटेन रखता है दांतों के बीच में, गैप नहीं बनाता। दूसरा, उसको थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव है वो। अगर आपने उसको सारा गुस्सा, सारा स्ट्रेस काम का, और जितने भी हमारे बॉसेस हैं उनका गुस्सा हमने अगर फ्लॉस पे निकालना शुरू किया तो गम्स रिसीव हो जाएंगे। आपने दांतों के बीच में कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए उसको साफ़ करना है, और जो भी मीट और प्रोटीन जो हमारे बैक्टीरिया उसको मुंह के बहुत पसंद है, उसको साफ़ करना है।
फ्लॉस कोशिश करें कि आप कैरी करें। आजकल फ्लॉस इस तरीके से आ गए हैं कि वो राउंड एक बिल्कुल जैसे बॉक्स में होते हैं, इजी हम आपके बैग में या पॉकेट में इजीली आ जाते हैं ब्रश के साथ। अच्छा दूसरा सर, एक अभी आप एथलीट से एक बात कर रहे थे, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, एक एथलीट हैं कायनात आरिफ नाम की, उन्होंने 3 दिन पहले मुझे मैसेज किया था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो थाईलैंड में उनका कुछ मुकाबला होने वाला है इंटरनेशनल लेवल का। शी इज़ इंटरनेशनल लेवल एथलीट, काफ़ी चीज़ें, ब्रॉन्ज मेडल वगैरह। कनेक्ट है सर, बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। तो उनको जो है ना, विल डेफिनेटली आई वांट कि उनको भी पाकिस्तान हमारे स्पोर्ट्स वाले तो उनको जो है कुछ प्लेटफॉर्म उनके दांत चेक किया आपने? दांत सही है? मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा आप तो दंतान साज को हमारे वैसे ही जो है ना दंतान साज हमें कहा आपको चाहिए कि जो भी एथलीट बाहर जा रहा है ना मुकाबले करने, उनके पहले अपने दांत चेक करो, मैं देखूं कोई कमी तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं, कमजोरी तो नहीं है, दूर कर दूं फिर भेजता हूं। अच्छा अली, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपके दांत येलो हो जाते हैं, कहते हैं दांत पीले हो जाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि उनकी दांतों का कलर ही ऐसा है, फिर वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं दांतों के लिए भी। तो क्या ये किसी चीज़ में कमी की वजह से, बॉडी में कैल्शियम की कमी कहते हैं इस वजह से भी, और जैसे बाज़ लोगों के दांतों पे वाइट एक लाइन भी आ जाती है फ्रंट टीथ पे? देखिए कैल्शियम और फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। वो इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन कुछ डॉक्टर्स थोड़ा सा, स्पेशली जब वो पेशेंट्स जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मिस डायरेक्ट हो जाते हैं कि आयरन की कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है। देखिए दे आर द पार्ट ऑफ, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टीथ, बट कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि पेशेंट अगर बचपन से बोरिंग का पानी पी रहा है, इसका मतलब उसमें फ्लोराइड ज़्यादा है। तो जब फ्लोराइड हमारे दांतों को ज़्यादा मैसर होता है ना, तो वो पीले धब्बे होना शुरू हो जाते हैं, और उस बीमारी को दांतों की कहते हैं फ्लोरोसिस, जो कि पीले और सफ़ेद धब्बों का मिक्सचर होता है। फिर उसको साफ़ करने के लिए हमारे पास डेफिनेटली पहले दांतों की सफाई है, उसके बाद वाइटनिंग प्रोसीजर होता है, एयर एब्रेजन होता है जिसमें हम कुछ केमिकल्स के साथ दांतों को थोड़ा सा रगड़ के साथ, फिर अगर ये भी ना हो तो लास्ट जो वो है वो वीनियरिंग है, जिसको हम हॉलीवुड स्माइल की तरफ लेके जाते हैं कि फिर हम उसको थोड़ा सा तराशते हैं दांतों को आगे से, और फिर जैसे कि फीमेल्स के जो नेल्स होते हैं उनकी तरह एक कवर लग जाता है दांतों के आगे, ताकि वो स्माइल बेहतर हो जाए पेशेंट से। सही। लेकिन अभी हमारे पास वक्त की कमी है, आगे भी ज़रूर आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर में जल्दी से? बस इसके साथ साथ ये है कि मैं यही जैसे कि मैं हमेशा प्रीच करता हूँ कि प्लीज़ डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करें। महंगे हैं लेकिन लापरवाही ज़्यादा महंगी हो जाती है। और आप डॉक्टर अली के डेंटल क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, अल-नूर के नाम से। डेंटल सर्जन फ्रॉम नूर डेंटल क्लिनिक आल्सो एट आगा खान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। माय क्वेश्चन टू यू एस एफ, उनके शूज फिल करना, उनके बताए हुई तालीमात पर अमल करना, उनकी तरह जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आप उनके मिशन को आगे लेकर कैसे चल रहे हैं सैफ? पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम आपको, एंड थैंक यू बोल्टी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने सही कहा कि उनके शूज़ फिल करना कोई आसान बात नहीं है, एज वी ऑल नो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में किया है, बट आई थिंक उनकी कुछ वैल्यूबल टीचिंग्स हैं जो उन्होंने हमें सिखाया थ्रू आउट हिज लाइफ, एंड उसी में से हम लोग हम 3 भाई हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि यार एक बंदे का तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, ये स्पेशल लोग होते हैं जितना कर सकते हैं, तो हमने कहा यार एटलीस्ट एक भाई हम लोग थोड़ा कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, एंड होपफुली हम उनकी मिशन को उन तक नहीं, उनसे आगे भी लेके जा सकें, इसको और भी बढ़ा सकें। तो इट्स जस्ट एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कोशिश रहती है। एंड तीनों भाई ने एक दूसरे के साथ जिम्मेदारियां कैसे डिवाइड की हैं सैफुल्लाह साहब? थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे बड़े भाई हो पहले से बिजनेस में थे, तो वो उनकी बिजनेस फील्ड को माशाल्लाह देख रहे हैं। माशाल्लाह। जो मिडिल भाई बाबर जो हैं वो थोड़ा सा ये दीनी साइड को भी ज्यादा फोकस करते हैं मीडिया, एंड मेरा भी कोशिश है कि ये दीनी साइड को बिल्कुल इसको तो लेके चलना है, साथ साथ में ये मीडिया की फील्ड भी हो गई प्लस बिजनेस, तो कोशिश पूरी है। प्लस मैं नातों में भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। सैफुल्लाह आप हमारे साथ हैं, तो अपने वालिद का कोई पसंदीदा कलाम, कोई नगमा, कोई नात सुना दे जो आपका पसंदीदा, जो आपको पसंद है। ये उनका जो कुछ बहुत जो मशहूर कलाम है जैसे दिल बदले वगैरह, उसमें से
थोड़ा सा नहीं है, लेकिन ये कलाम मुझे बहुत पसंद है तो मैं पेश करना चाहूँगा। बिल्कुल। हो मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, हम सब जे उन पे हजारों लाखों दुरूद सलाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। जिक्र है उनका बस्ती बसती, गूंज रही है महफिल हंसती। जिक्र है उनका बस्ती बसती, गूंज रही है महफिल हंसती। देकर दुनिया भर की दौलत मिल जाए घर उनकी मोहब्बत, और हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम, और सोते हुओं को प्यार से जगाना, उन सब को फिर रब से मिलाना। मेरे मोहम्मद का काम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए कि आप अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चल सकें। यकीनन इससे ह्यूज चैलेंज, बट आई सी के तीनों भाइयों ने ये मिशन बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, बहुत बखूबी संभाला हुआ। थैंक यू सो मच सैफुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जी आगे बढ़ते हैं अपने शो में, और अब टाइम हुआ है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि बोल्ड प्रेडिक्शंस का। और उनसा शाह हमारे पैनल पे हमेशा हमारे साथ होती हैं, हमारे शो का हिस्सा है और हमेशा हमारे साथ हैं। आज भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसा शाह को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मुझे आवाज़ भी आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही आपकी। आप तस्वीर भी आ जाएगी थोड़ी देर में, शायद कनेक्शन का इशू है। कैसी हैं आप उनसा? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का दिन कैसा रहेगा सितारों के हवाले से? जी एरीज से शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और पिक्चर भी क्लियर आ रही होगी। एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए थोड़े आज मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। कोई अहम फैसला एरीज वाले लेते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली कारोबार से रिलेटेड या अपने वर्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अहम फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी से मशवरा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई भी अगर फैसला करना है तो लॉजिकली प्रैक्टिकली लीजिएगा। जज्बात में आकर या जल्दबाजी में कोई फैसला आपने नहीं लेना है। एरीज के बाद है टॉरस। जी वर्दा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। उनसे मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, आप कंटिन्यू बात करती रहिए, कहीं ये ना हो कि दोबारा से कनेक्शन नाराज हो जाए। ठीक है। टॉरस के लिए ट्रैवलिंग नजर आ रही है। अगर ट्रैवलिंग करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आज टॉरस वाले हर काम में बिजी नजर आ रहे हैं, हर काम में जो है वो इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। बिजनेस हो, फैमिली हो, हर चीज़ को वो चाहते हैं कि प्रॉपर जो है वो मैनेज कर चलें या वक्त दें। अच्छा, टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए आज कामयाबी का दिन है, और जेमिनाई वाले जिस काम में भी इंशाल्लाह हाथ डालेंगे आज उनको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो बिजनेस हो, फाइनेंस हो, रिलेशन हो, शादी के मामलात भी जेमिनाई के आज बहुत अच्छे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसेरियंस के हैंगमैन का कार्ड है, तो काम जो है वो डिले होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ी रुकावटें, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काम वक्त पर नहीं होंगे, पेमेंट्स वक्त पर नहीं मिलेंगी, सैलरी थोड़ी डिले हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ें कैंसेरियंस के लिए है। कैंसेरियंस के बाद है जनाब लियो। लियो के लिए बहुत अच्छी आज एनर्जी, एम्प्रेस का कार्ड है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। काफ़ी ख़वातीन प्रेगनेंसी के अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं तो प्रेगनेंसी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। हर काम में ग्रोथ नज़र आ रही है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों के लिए आज कोई गुड न्यूज उनको मिलती हुई नजर आ रही है, स्पेशली पैसों से रिलेटेड या कोई फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने की थी वो कामयाबी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर आज के दिन आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या सदका देते हैं तो उसमें बहुत बरकत होगी। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए आज रोमांटिक डे रहेगा और रोमांस रहेगा, शादी के चांसेस हैं, घर में अच्छा टाइम स्पेंड, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कॉर्पियंस जो हैं वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, शायद नींद की भी कमी होगी, रेस्टलेस फील करेंगे, बेचैनी फील करेंगे और काम शायद उनका जो वो चाहते हैं शायद आज के दिन वो ना हो सके। सेजिटेरियस के लिए द सन छाए रहेंगे। सेजिटेरियस वालों का जो आज का जो सितारा है वो छाया रहेगा और सक्सेस मिलेगी। आज उनका दिन जो है दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ अच्छा गुजरता हुआ नजर आ रहा है। नेचर, कुदरत, अल्लाह ताला की सपोर्ट भी उनको हासिल है। तो कोई भी अगर काम का इरादा है तो आज ज़रूर कीजिए। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, किसी नए काम का आज शुरू करें, स्टार्ट लें तो बहुत अच्छा है। चाहे वो शादी हो, चाहे उनका बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, कोई किसी भी नई चीज की शुरुआत करेंगे, सफर की शुरुआत करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए जो है वो एम्परर की एनर्जी नजर आ रही है, हर काम वो खुद करना चाहते हैं, कोई अथॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, प्रमोशन के चांसेस भी नजर आ रहे हैं, सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है और उसके साथ साथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत की तरफ भी उनका रुझान नजर आ रहा है। एक्वेरियस के बाद है पाइसेस। पाइसेस द लवर्स का कार्ड है। आज मुख्तलिफ प्रपोजल्स आ सकते हैं, कोई अपने दिल की बात कह सकता है या आपको अगर किसी से मोहब्बत है तो आप भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। चॉइसेस नजर आ रही हैं, काम में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं। उन सब तो हम मईशत के बारे में भी कार्ड निकाल रहे हैं कि ये साल ख़त्म होने वाला है, नए साल का आगाज़ होने वाला है चंद दिन बाद, लेकिन हमारे मुल्क की मईशत का हाल इस वक्त बहुत ही बुरा है। डॉलर्स हमारे पास आ नहीं रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है, कुछ बेहतरी आएगी मईशत में? देखिए कार्ड तो बड़ा पॉजिटिव है, द स्ट्रेंथ का कार्ड होता है और ये कार्ड है कि आपने परेशान नहीं होना है, गिव अप नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और ये एक टेम्परेरी फेज है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है फेस कर रही है, पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेस कर रही है, लेकिन आपको अपनी हिम्मत से, अपनी विल पावर से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तानियों ने इतनी चीज़ें फेस की हैं तो हिम्मत तो है ही है उनमें, तो और ज़्यादा थोड़ी हिम्मत करें और अपनी चीज़ों को जो है, रुकावटों को, जो भी इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वो आगे जाके बेहतर हो जाएंगे। हम पाकिस्तानियों के लिए वो वाली कहावत बहुत अच्छी है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। खान साहब एक बार फिर से सुनने में आ रहा है कि अवाम में जाने का फैसला कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है दोबारा या कुछ अब इनके हक में बेहतरी आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, या फिर ये मार्च ही पहली लॉन्ग मार्च की तरह कुछ भी नहीं होगा? अच्छा देखिए, कार्ड तो बड़े पॉजिटिव हमेशा आते हैं। पीटीआई के इमरान खान साहब के 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लोग वही फेम बहुत ज़्यादा है, लोग सपोर्ट बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो खान साहब एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको रिटर्न में मिलता है और आवाम भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और यहाँ पाकिस्तान की आवाम नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि पीटीआई के मामलात ऐसे ही चलेंगे। बाकी लॉन्ग मार्च की जो सिचुएशन है उसकी मुझे इतनी ज़्यादा कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ तो नेक्स्ट लॉन्ग मार्च होगा ही नहीं। अच्छा। या अगर हुआ भी तो इतना काम, मतलब कोई मकसद हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई मकसद हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हम सितारों के हवाले से अपडेट किया और बताया भी कि हम सब्र रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क में बेहतरी जरूर लाएगा। इसके साथ ही शो का वक्त होता है खत्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान,
और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।